और पॉलिटिक्स में आप कब से आए थे? मगर मैंने कभी संगठन की राजनीति नहीं की। समाज सेवा में आपका जो स्लोगन है नर सेवा नारायण सेवा, जो दुखी और जिसके साथ कोई साथ देने वाला नहीं है तो उसकी मदद करने का हम लोग काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे हमारा अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लोग कहते थे मुलायम सिंह यादव, मगर वे मन के मुलायम थे, उनके इरादे बड़े फौलादी थे। उसी हिसाब से हमारे अखिलेश भैया भी मेरे हिसाब से तो नेताजी के पचिन्हों पे बराबर से चल रहा है। कहते हैं वो पुरानी सपा है, ये नई सपा है। समाजवादी पार्टी है क्या? मतलब समाजवाद होता क्या है? जैसे अखिलेश भैया ने पीडीए का नारा दिया है, क्या समाजवाद तो है ये? मेरे पिताजी 95 में खत्म हो गए, तो बहुत से लोगों ने आके सिर्फ अपने लालच, अपने काम और तुम ये कर लो तो ये हो जाओगे, ये कर लो, ये राय दी, मगर साथ किसी ने नहीं दिया। उनका शायद घर नहीं था, तो वो पूरी कहानी क्या थी? अब वो पूरी कहानी बताइए। होता क्या, एक आदमी छप्पर डाल लेता है तो छप्पर में कम से कम उसके धूप और पानी तो नहीं आता है। उसके यहाँ तो छप्पर भी नहीं था। मैंने जब देखा तो उसकी हालत बहुत खराब। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। आज का हमारा ये पॉडकास्ट होने जा रहा है फरुखाबाद के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजीत यादव जी के साथ। नमस्कार अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। अपना तो जो भी है सबके सामने है। ठीक। अपना काम धंधा और समाज सेवा जो हो जाती है अपने हिसाब से वो अपना करता रहता हूँ। जो जिस लायक हूँ सब अपना देखता रहता हूँ। और पॉलिटिक्स में आप कब से आए थे? पॉलिटिक्स तो मेरा शुरुआत से है, जब से याददाश्त हमारे तब से पॉलिटिक्स में है, मगर मैंने कभी संगठन की राजनीति नहीं की। संगठन की राजनीति मतलब? संगठन मतलब पार्टी में अंदर पदाधिकारी होके। अच्छा। मगर अपना जो हमारे सर भी हैं नरेंद्र सिंह यादव जी, शायद पूरा लगभग 20 से 25 साल तो मेरे उन्हीं के साथ गुजर गए। मतलब पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी के लिए काम किया, मगर नहीं लिया। हाँ बिल्कुल, किसी लालच में आके कोई काम हाँ नहीं लिया। लालच में कभी स्वार्थ नहीं दिखाया। हाँ। बस संबंधों में और शायरी में चलते रहे। ठीक। लोगों में ये रहता है कि अगर हम थोड़े बहुत काम पार्टी के लिए करेंगे, उसके बदले में हमें कोई एक अच्छा सा पद मिल जाए जिससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। ये तो है, मगर अपना ऐसा कुछ भी नहीं रहा। यहाँ निस्वार्थ रहा, यहाँ जो भी किया निस्वार्थ किया। हमारा इसमें कहीं भी किसी प्रकार से मैंने लालच नहीं किया। समाज सेवा में आपका जो स्लोगन है नर सेवा नारायण सेवा, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? एक्चुअली क्या हम आपको बताएं, प्रेमानंद महाराज जी से आप शायद परिचित होंगे। जी बिल्कुल। उनका एक हमने लगभग उनके बहुत सारे जो वीडियोस वगैरह आते हैं बहुत देखते हैं, और उसको बहुत कुछ वहां से मैंने सीखने का बहुत किया। वो आपके जीवन को जो होता है ना कि रूबरू करा देते हैं। हाँ। तो उनसे इस चीज से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। और नर सेवा और नारायण सेवा का वहीं से एक उनके द्वारा ही बताया गया था कि जैसे जो नर होता है ना, तो जाने कितनी योनि पार करके मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य का जन्म मिलता है तो वो बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत से मीडियम्स होते हैं, बहुत से गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, जिनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा अगर इतनी योनियां पार करने के बाद जब ये आप मनुष्य का जन्म मिला है और इसकी कोई मदद नहीं कर सकता है, तो ये भी किसी भगवान से कम थोड़ी है। अगर आप इसकी मदद कर लोगे तो शायद भगवान की सेवा यही हो जाए। तो वहां से अपना नर सेवा और नारायण सेवा कर लेके चले, और इसको शायद मेरे अपने साथ है और इसको हम हमेशा ताजीवन रखेंगे। मतलब अगर नारायण की सेवा करनी है तो आप नर की सेवा कर लीजिए, किसी दुखी आदमी की, असहाय की, जिसकी कोई मदद करने वाला ना हो, आप उसकी मदद कर लीजिए। आपको ईश्वर की मान लीजिए, आप ईश्वर की कृपा कर लीजिए। नर सेवा और नारायण सेवा के बाद में समाज सेवा का आपके मन में ख्याल कैसे आया था? मतलब क्या कुछ ऐसी कोई चीज देखी थी कि आपको लगा कि हमें समाज में सेवा करनी चाहिए? समाज का देखिए, जिसके आप किसी भी बुरे समय से आप गुजरे हो और उस टाइम आपको लगा हो कि आपकी मदद करने, आपको मदद की जरूरत हो, और उस टाइम आपकी कोई मदद ना करे, तो आपको लगेगा कि ये समय जब आपकी किसी ने मदद नहीं करी, वो समय आप तो जान सकते हैं ना वो समय कैसा होगा। जैसे सपोज दैट मेरे पिताजी 95 में खत्म हो गए थे, और उस टाइम हमारे पास सब, आज जब इसके पिताजी खत्म हो गए सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो ही जाती हैं। तो बहुत से लोगों ने आके सिर्फ अपने लालच, अपने काम और तुम ये कर लो तो ये हो जाओगे, ये कर लो, ये राय दी, मगर साथ किसी ने नहीं दिया। तो वो चीज़ें बहुत ही दिल को जगह बना गई, और उन चीज़ों को मैंने देखा भी कि लगा कि हाँ उस टाइम मदद की जरूरत हो, हाथ पकड़ने वाले की जरूरत हो। राय तो सब देते हैं, राय देते हैं, और मदद एक्चुअल कोई नहीं करता है।
तो उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा। तो लगता है कि आज ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम लोगों की मदद कर सकें। तो उसमें फिर हमारा यही चलने का काम है कि जो दुखी और जिसके साथ कोई साथ देने वाला नहीं है, तो उसकी मदद करने का हम लोग काम करते हैं। चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे हमारा अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। जातिवाद नहीं मानते हैं? कतई नहीं मानता हूँ जातिवाद। अगर कोई दुखी है और अगर परेशान है, हम लोग उसकी मदद करने का काम करते हैं। एक असहाय परिवार था, हम्म उन्हें उनका शायद घर नहीं था, तो वो हम लोगों ने देखा था, एक पारुल शाक्य जी हैं, उनके थ्रू वो स्टोरी हम लोगों के सबके सामने आई थी। जी जी। तो वो पूरी कहानी क्या थी? अब वो पूरी कहानी बताइए। एक्चुअली क्या है, एक परिवार था, हम भी उन्हें नहीं जानते थे। एक अपने न्यूज़ चैनल है अपना, तो उन्होंने उसको न्यूज़ बनाई और डाली थी। तो जब हमने उसको देखा तो वास्तव में उसकी इतनी दयनीय हालत, हमने तो शायद, हमने क्या, आपने भी इतना गरीब आदमी नहीं देखा होगा कि उसका एक बूढ़ा आदमी जो अस्थमा और जाने कितनी बीमारियों से ग्रसित, उसके 4 बच्चे थे, वो भी छोटे, जो 4 पैसे कमा नहीं सकते। एक उसका बेटा था, उसकी उम्र होगी 12 से 14 साल की। वही जो भी कमा के किसी के खेत में काम करके या आलू बीन के अपना गुजारा करते थे वो लोग। कि वो परिवार कोल्ड से जो सड़ा आलू नहीं फेंक दिया जाता है, तो कुछ आलू पूरा नहीं सड़ता है, तो उसमें कुछ आलू अच्छा भी रह जाता है। तो वो परिवार उस आलू को, सड़े आलू से अच्छा आलू निकाल के वो खाते थे। समझ लो आप क्या उनकी स्थिति होगी। मैंने जब देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। होता क्या, एक आदमी छप्पर डाल लेता है, तो छप्पर में कम से कम उसके धूप और पानी तो नहीं आता है। उसके यहाँ तो छप्पर भी नहीं था। जो लकड़ियां होती है ना, तो वो लकड़ी आदमी अपने ऊपर डाल देता है, अपने लकड़ी ऐसे रख लेता है जिसमें सिर्फ क्या बोलते हैं, ओस ना गिरे। ठीक। पानी बरसेगा तो नीचे और धूप आएगी तो नीचे। तो हमने उस कसम खा ली, मैंने कहा इनकी मैं मदद करूंगा। मैंने उनको राशन से लेकर सारी जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद हमने उनको एक मकान भी बनवा के दिया अपनी तरफ से। हाँ, अपनी तरफ से उनको मकान बनवा के दिया और उस मकान को अब वो पूरा परिवार रहता है। कल रात की एक बात बताएं आपको, सुबह टाइम एक बारिश हो रही थी। 4 बजे आँख खुल गई तो देखा कि बारिश बहुत तेज हो रही थी। आज की बात है। तो हमें किसी का ध्यान नहीं गया, हमें सिर्फ ध्यान गया संतोष श्रीवास्तव का। हमने आज वो आदमी जो बारिश को देख के डर जाता था, आज वो बारिश का आनंद ले रहा होगा मेरे बनाए हुए घर में बैठ के। अंदर से बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई इस चीज से कि चलो हमने किसी ऐसे आदमी की मदद की जिसको वास्तव में उसकी जरूरत थी। अक्सर होता क्या है, जैसे समाज में हमारे काफी सारे लोग हैं जो बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। लोगों को पता भी चलता है, लेकिन बहुत से लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फ्रंट फुट पे आके उनकी रियलिटी में मदद कर पाए। देखिए एक बात बताएं आपको, पैसा तो सब कमा लेते हैं मगर खर्च करने की अपने लिए हिम्मत बहुत होती है, मगर किसी गरीब असहाय के खर्च करने के लिए हिम्मत नहीं होती। हम बहुत लोग ऐसे जानते हैं। और फरुखाबाद में कौन से कितने बड़े पैसे वाले नहीं है, मगर किसी की बाहर के लिए किसी को खर्च करने की हिम्मत नहीं होती। जो आदमी जिस दर से गुजर चुका होता है ना, वो जानता है उसकी कीमत क्या होती है, तो वो आदमी जरूर खर्च करता है। और मेरा अपना इन चीज़ों से हमने बहुत कुछ सीखा है। हम तो तब से ये जान लिए हैं। ऐसा ही एक प्रकरण वहाँ का आया था, वहाँ भी बहुत गरीब आदमी था। ठीक। तो मैंने उसका देखा था, उसके इसके तो चलो एक तरफ दीवार थी, उसकी तो दीवार भी नहीं थी। फिर वो रहते कहाँ थे? एक ऐसा सा छप्पर सा डाल रखा था और चारों तरफ से खुला हुआ था। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसने अपने घर के जो राशन है वो बोरी में भर के, राशन होता है, राशन का ठीक ठाक नहीं था, जो भी आटा चावल होता था वो ऐसे करके ऊपर टांग लेता था जिसके कुत्ते ने उठा के ले जाए। ठीक। जब बारिश आती थी तो वो किसी दूसरे घर में सोने जाता था। वो भी पारुल भाई द्वारा ही दिखाया गया था। ये दूसरा केस था? ये दूसरा केस है, अपना गंगा पार में है। फिर जब देखा उनका तो उनकी बहुत बुरी हालत थी, बेचारों के पास खाने को भाई बहुत बुरी हाल। तो भैया उनका भी हमने एक कमरा बनवाया, उनका भी बनवा के दिया। आज उन्हें भी, आज उन्होंने बारिश का मजा लिया होगा, परेशान नहीं हुए होंगे बारिश देखे कि बारिश आ रही तो परेशान हो जाए। आज उन्होंने उस कमरे में बैठ के बारिश का मजा लिया होगा। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा होता है ना, तो अंदर से अंतरात्मा से बड़ा अच्छा लगता है। आपने कभी ये सोचा कि जहाँ ये लोग परेशान थे, उस जगह के जो वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार का, वो लोग आगे क्यों नहीं आए?
देखिए, इस सरकार की स्थिति क्या है, जितने भी नेता हैं अपने दम पे तो कोई है नहीं, जे किसी का नाम लेके ही सब बन गए हैं। हम उनका किसी का नाम नहीं ले रहे। अगर कोई आदमी अपना बोए तो काटे तो उसे लगता है कि हमने कुछ बोया, जब किसी ने कुछ बोया ही नहीं तो काटेगा क्या। ठीक। इन्होंने सब अपना विरासत में नहीं, इन्हें को दान में मिला हुआ है, तो ये बोलेंगे क्यों, गुस्सा हो जाएंगे। उन्हें कहा नहीं, जैसे होता क्या है कि फर्रुखाबाद में आपने देखा सब कुछ तहस नहस हो गया, कोई जनप्रतिनिधि बोला? कुछ नहीं बोला। कुछ भी बने कुछ भी बिगड़े, आपके फर्रुखाबाद का जनप्रतिनिधि कोई नहीं बोलेगा। आज आप अपनी सही बात लेके जाओ तो सही को सही नहीं कहेंगे, गलत लेके जाओ, जब सही को सही नहीं कहा तो गलत को सही कहा कह देंगे। तो जनप्रतिनिधि क्या है, इस सरकार में तो परिभाषा ही बदल गई जनप्रतिनिधि की। कैसे? पहले पब्लिक अपना जो जनप्रतिनिधि चुनती है इसलिए चुनती है कि नेता मेरी मदद करे, मेरा नेतृत्व करे। जहां पर आदमी पब्लिक अपनी बात नहीं कह पाती है तो हाँ अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसे हम लोग जनप्रतिनिधि कहते हैं। वो प्रतिनिधि होता है जनता का, उससे कहती है कि आप आइए और मेरी मदद करिए। और नेता का भी ये फर्ज बनता है कि अगर जनता पे किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो हम आगे जाने का काम करें और हम उसको ट्रीट करें कैसे करना है। तभी जनता के सारे मुद्दे संसद तक जाते हैं। यहाँ तो कोई जाने वाला के कहने वाला नहीं। पहले के नेता हमने तो जो देखा है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में, कि वो जब अपनी टिकट बांटते थे उससे पहले जिसको टिकट देते थे बोलते थे कि आप जाइए क्षेत्र में, मैं आपका सर्वे कराऊंगा कि आपने जनता आपको लाइक कर रही है, आपके क्षेत्र में नहीं कर रही है, लोग आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं, लोगों के घर आप जा रहे हैं। जब जनता कहती है कि हाँ ठीक है जी हमारे हर सुख दुख के साथी हैं, तो पार्टी उन्हें टिकट देती थी। अब कौन सा नेता क्षेत्र को वो करता है? अब तो सब आंकड़े मिलाते हैं, कौन जीत जाएगा उसे टिकट है तो वही जीत के आ जाएगा। तो पहले से अब में बहुत अंतर है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी से। उन्हें लोग कहते थे मुलायम सिंह यादव, मगर वे मन के मुलायम थे, उनके इरादे बड़े फौलादी थे। कैसे? जैसे उन्होंने कहा था अपने चुनाव से पहले एक बार, हमारी नॉलेज में है कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उसी दिन चुंगी खत्म हो जाएगी। चुंगी जो लगती थी पहले, किसान अपना खेत का गेहूं या सामान बेचने के लिए मंडी में जाता था, तो उससे चुंगी लगती थी। ठीक। तो उन्होंने कहा जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी चुंगी खत्म हो जाएगी। तो वो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, तो आज मुख्यमंत्री बनते ही जैसे अपना शपथ लेते हैं, अपने रजिस्टर पे जो भी अपना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो उसके बाद उनका दूसरा वाला जो वो था साइन था, वो चुंगी पे था। मेरे हिसाब से 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने शपथ ली थी और ठीक 4 बजे चुंगी समाप्त हो गई थी उसी दिन। फिर चुंगियां नहीं लगी, तब से आज तक चुंगी नहीं लगी किसी से। वैसे ही उतने उन्हीं के बेटा हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी कहा, जिस हिसाब से उनका कमेंट था, नेताजी ने उनसे पूछा था कि एक्सप्रेस वे कब तक बनकर तैयार होगा, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये 24 महीने में तैयार हो जाएगा। नहीं और कम करो, तो उन्होंने कहा 23 महीने में तैयार हो जाएगा। तो वो 23 महीने छोड़ो, वो 22 महीने में तैयार हो गया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक पार्टी को लेके वो दिया था स्टेटमेंट कि जो ये समाजवादी पार्टी है वो बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, वो परिवर्तन की राजनीति करती है। देखिए नेताजी ने जो आज तक सारे जो भी डिसीजन लिए, नेताजी के खुद के डिसीजन भी अच्छे थे, और वो लोहिया जी के पदचिन्हों पे बहुत चले। ठीक। लोहिया जी ने जो वो उनके गुरु थे और जो उनके सहपाठी थे, हम इतना नहीं जानते हैं, मगर हाँ जो भी थे उनके जो भी काम उन्होंने किए हैं आज तक, वो कोई भी काम मेरे हिसाब से दूसरा नहीं कर सकता और ना दूसरा कर पाएगा कभी। जैसे फर्रुखाबाद है लोहिया अस्पताल, ठीक, माननीय नेताजी की देन। ठीक है, जो आदमी फर्रुखाबाद का जिला अस्पताल में जाता था, वहां पे मात्र 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, 50 से 60 बेड का था पहले। आज फर्रुखाबाद में 1000 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल है। ठीक, नेताजी की देन है, क्यों उन्होंने जनता की सारी स्थितियां और परिस्थितियां को देख के, जो आदमी दाएं बाएं भागता था वो फर्रुखाबाद में आके उसको इलाज मिलता था। ये नेताजी की देन है, नेताजी ने किया। जनता की खाद से लेके और किसान को जो भी
एक एक चीज का बारीकी से ध्यान नेताजी रखते थे। ठीक। कोई भी उनसे मिलने जाता था, अपने आदमी को पहचानने की क्षमता बहुत रखते थे कि अगर उनका आदमी है और किसान है और दुखी है, उसने कहा नेताजी हमें ये समस्या है, तो उस समस्या का समाधान हुआ, तुरंत हुआ। उसी हिसाब से हमारे अखिलेश भैया भी मेरे हिसाब से तो नेताजी के पचिन्हों पे बराबर से चल रहा है। कहते हैं वो पुरानी सपा है, ये नई सपा है। आप मिले अखिलेश परिवर्तन जी से? जी मैं मिला, मेरी मुलाकात हुई और लगा नहीं कि मेरी ये दूसरी तीसरी मुलाकात है, लगा थी हम बहुत पहले से इनको जानते हैं। ठीक। अब वो हमें जानते हैं। क्या सीखा आपने उनसे? एक चीज सीखा कि आदमी किस हिसाब से सबको मैनेज करके और सबको संतुष्ट करके और किसी प्रकार से असंतुष्ट नहीं कर सकते किसी को। वो किसी प्रकार से मतलब उनसे मिलने के बाद आदमी उनसे गुस्सा भी होता है, तब भी वो आके बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। और एक चीज़ हम आपको और बताएंगे कि मैं तो सपा शासन में और शासन से बाहर हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, मगर जो लोग लखनऊ गए होंगे विक्रमादित्य मार्ग पर, उन्होंने देखा होगा कि चाहे सरकार हो सपा की और चाहे ना हो, विक्रमादित्य मार्ग में आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी भीड़ उनके कार्यालय में सरकार थी तब भी है और आज भी है। उनके चाहने वाले आज भी दीवाने हैं और उनके चाहने वाले पहले भी दीवाने थे। समाजवादी पार्टी है क्या? मतलब समाजवाद होता क्या है? समाजवाद का एक्चुअली क्या है, हर विशेष, ठीक, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी भावना एक दूसरे को अपना बनाने की है। जहाँ पे मतलब होता है जात पात खत्म करके और एक अपना दिल से दिल का रिश्ता जो होता है, जिससे भेदभाव नहीं, जाति बंधन नहीं, जो है वो है। तो वो एक समाजवाद नहीं होते, हम हैं समाजवादी। तो हम हर समाज, हर विशेष, जैसे अखिलेश भैया ने पीडीए का नारा दिया है, क्या समाजवाद तो है ये? अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, एक सबको एक समाजवाद तो है। पीडीए है, उसका नाम शॉर्टकट में पीडीए कर दिया है, तो एक समाजवादी। ठीक। तो माननीय नेताजी ने पार्टी के नाम का बड़ा सोच समझ रखा था, हर समाज हर वर्ग को जोड़ने का काम है, वो है समाजवादी। तो इसलिए समाजवादी पार्टी। अभी हम लोग समाज सेवा की बात कर रहे थे। समाज में जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसके पास एक समस्या है, तो कुछ लोग आते हैं, वो समस्या सुलझा के चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम उस व्यक्ति को ही इस काबिल बना दें कि वो अपनी खुद की समस्या तो सुलझा ले, साथ ही साथ आने वाले अपने जीवन में अपनी भी समस्या को सुलझाए और जो और लोगों के जीवन में समस्या है उसे भी सुलझाए। जैसे एग्जाम्पल एक आपको हम और दे रहे हैं, जैसे हमारे अखिलेश भैया, कि जो बच्चे इंटर पास किए थे, तो इंटर पास करने उन्हें लैपटॉप दिया था। तो वो लैपटॉप से उनकी एक समझ, जो पढ़ाई की स्टैंडर्ड था वो तो उन्होंने अपना मेंटेन किया ही किया। उसके बाद उन्होंने अपने आस पड़ोस का, जिसका नहीं हो सकता था उसकी मदद करने का, उन्होंने उनकी भी मदद करने का काम किया। और रहा रोजगार की बात, तो हम आपको एक इसका भी एग्जाम्पल देंगे। एक्चुअली अभी हम, जैसे मेरे सामाजिक कार्य चलते रहते हैं, जैसे चाहे कंबल बांटने का हो और चाहे अपना किसी को घर देने का हो या राशन देने का हो, तो ये लोग हम लोग अपना कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अभी हम उस दिन कचहरी में गए थे, तो वहाँ पे मैंने उससे एप्लीकेशन टाइप कराई, जो नहीं टाइप राइटर बैठे होते हैं। तो उसने हमसे कहा कि भैया हम पैसा आपसे नहीं लेंगे। हमने क्यों नहीं लोगे? तो बोले अरे आप इतनी मदद करते हैं तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। अरे हमने कहा नहीं, तुम एक काम करो, प्रॉफिट ना लो, अपना जो खर्चा है तो वो तो ले लो। तो बोला ठीक है। तो बोले भैया जिस पार्टी की आप सेवा कर रहे हैं और जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए तो हम आपके लिए इतना तो करेंगे ही। हमने कैसे? कि जो लैपटॉप जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, आज उससे हम अपने पूरे घर का रोजगार चला रहे हैं। ठीक। उस चीज से बहुत कुछ सीखने को मिला कि उस आदमी के देखे मन में क्या भाव था और कहाँ तक। बोला ये हमारे बच्चे को मिला था, आज इसी लैपटॉप से मैं कचहरी में बैठ के टाइपिंग करता हूँ और मैं अपना घर का पूरा खर्चा इसी से चला रहा हूँ। तो हमें लगा अगर अखिलेश भैया ने लैपटॉप कब दिया था और कब तक उसका खर्चा, घर का खर्चा चल रहा है। आज की सरकार की क्या स्थिति है? आत्मनिर्भर। आप जान रहे हैं ना आत्मनिर्भर क्या है? कि अगर आप अच्छे से खा पी रहे हैं तो आप टैक्स भरिए, ये टैक्स लगाओ, वो टैक्स लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो चलता रहेगा। अगर आप पे बुरा समय आ गया, जैसे कोरोना आ गया और कोरोना में आप सरकार की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन और दवा की जरूरत पड़ी, ठीक। तो सीधे हमारे मोदी जी का एक ही था, आत्मनिर्भर बनिए।
बाहर निकले, लंबी लंबी सांसें लीजिए, आत्मनिर्भर। आपको किसी की मतलब आत्मनिर्भर, मन को डाइवर्ट करो, ताली बजाओ, ठीक। बर्तन कूटो। तो ये चीज है। वो सरकार में इतना अंतर है। आइडल कौन है आपके? देखिए, एक चीज है कि अगर जिससे आज तक अगर सीखने को मिला है, तो सीखने को तो जीवन भर मिलता रहता है। आप मगर हमारे पापा थे जो, वो इस चीज से हमारे एक गुरु मानो या मेरे प्रेरणा स्रोत मानो। और हर बच्चा जो भी सीखता है अपने बाप से सीखता है। ठीक। आज अगर कोई भी बच्चा छोटा है तो सबसे पहले अगर किसी की शरीकत करता है तो अपने बाप की करता है। बेटा ये सोचता है मेरा बाप जो भी कर रहा है, अच्छा करे या गलत करे, तो मेरा बाप सही कर रहा है। ठीक। और सबसे बड़ा गुरु उसका बाप ही होता है। तो संघर्ष उन्होंने मैं बहुत कुछ सिखाया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी याद आ जाती हैं। हमने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा। एक मेरी ये थी कि पापा मेरे हमेशा 4 बजे उठ जाते थे सुबह। ठीक। मेरा भी प्रयास ये रहता मैं भी 4 बजे उठ जाता हूँ। और मेरा यहाँ का नहीं, मैं जहाँ भी रहूँ मेरा वही टाइमिंग है 4 बजे उठने की। चाहे मैं 12 बजे सोऊं, चाहे सोऊं 11 बजे, मगर आज भी उठता 4 बजे। मेरे प्रेरणा स्रोत और मेरा जो उनका दिया हुआ मंत्र है, वो आज भी मेरा यही है कि 4 साढ़े 4 उठ ही जाना। और अपने काम में जो उनका बताया हुआ था कि अपने जो भी आपने पूरी दिनचर्या सेट करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है अपने जीवन का, वो वही अपना आप सेट कर लीजिए। आपको दिन में आज क्या क्या करना है, ये भी मेरे पापा का बनाया हुआ है। बच्चे का सबसे बड़ा गुरु उसका पापा ही होता है। तो बहुत कुछ इनसे सीखा। तब से वो जो हमने उनके जो अपने जीवन में उतारे हैं, तब से हम बड़े हैं, कभी घटे नहीं हैं। और मैंने जो भी काम किया, उनकी एक कहावत थी, जैसे हम कभी लेट हो जाते थे तो हमसे बड़े प्यार से समझाते थे, बेटा एक काम है, सुबह जल्दी उठा करो। जो सोते हैं वो खोते हैं और जागते हैं वो पाते हैं। तो वो चीज़ आज भी मेरे जीवन में है और शायद हम इस सबको देना चाहते हैं। और अपने बच्चों को भी हम भी यही देना चाहते हैं कि बेटा जो सुबह जागता है वही पाता है और जो सोता है वो हमेशा खोता है। आप ये मानते हैं कि अगर कोई पॉलिटिक्स में आ रहा है तो पॉलिटिक्स में आने के साथ साथ उसके साथ पास बाहुबल भी होना चाहिए? देखिए, अब बाहुबल का जमाना चला गया। अब आने वाला समय जो आएगा वो पब्लिक का आएगा। पब्लिक बोले तो जनता का। पहले क्या था कि पहले आप मीडिया के थ्रू या न्यूज के माध्यम से जो भी किसी को दिखाते थे वही दिखता था। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का समय आ गया। रियलिटी दिख जाती है लोगों को। अब आपको रियलिटी दिखेगी। अब आप बनावटी जिंदगी नहीं जी सकते। जो आपका रियल है वही रहेगा आपके सामने। ठीक। और जो आने वाला समय है किसी का भी होगा, तो वो आप गलत करके बच नहीं पाएंगे। गलत करोगे तो आप उसमें बच नहीं पाओगे, आपको उसकी सजा तो आपको मिलेगी। और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं या सच के साथ हैं तो वो सामने जरूर आएगा। वो सामने जरूर आएगा। आप अच्छा करिए, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमने कुछ चीज़ों से महसूस भी किया है कि जैसे आदमी कहते हैं कलयुग है, मेरे हिसाब से एक कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। आप अच्छा करिए, आपके साथ अच्छा होगा। बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, समय चाहे जितना लग जाए। ये चीज़ें आप अपने। और एक चीज़ और है, बहुत से आदमी गलत काम करते हैं। जब आदमी कोई खत्म हो जाता है उसके साथ घाट तक जाते हैं, तो घाट पे जाने के बाद जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तब कहते हैं अरे यार सब जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए, अंतिम तो यहीं आना है। तो बड़ा वो भावुक हो जाता है और बड़ा अपने आप को बदल लेता है वहाँ पे। ठीक। और जैसे वो निकलता है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर आता है और फिर उसके वही लालच वाले सारे अरमान जाग जाते हैं और वो सारी चीज़ें भूल जाता है। आज की डेट में जिस हिसाब से हमने बताया कि कर्म युग है, आप जो करेंगे वो भरेंगे जरूर, चाहे आप अच्छा करें और चाहे करें बुरा। मेरी कथनी करनी है, मैं दोनों को आपको बता दे रहा हूँ। मेरी कहीं पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि आप कुछ भी अच्छा करेंगे, कुछ भी मतलब किसी के दुख या मुसीबत में खड़े होने का काम करेंगे तो हम नहीं जानता। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आप पे कभी भी दुख मुसीबत नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो लोग आपके साथ होंगे। अगर आपके किसी के दुख में खड़े होने का आपने काम किया है तो हमें नहीं लगता कि आपको कभी दुख भी आएगा। ये बिल्कुल। और मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ। मैंने बहुत कुछ फर्रुखाबाद में भी देखा है कि जिन्होंने बड़ा बेईमानी करके और किसी का गलत तरीके से गुमराह करके जो पैसा कमाया है, हमने अपने सामने उनका जाते भी देखा है। पतन हुआ है उनका। हाँ निश्चित। आदमी एक बहुत पुरानी बात है कि आदमी जब चोरी करता है दाएं देखता है बाएं देखता है, आगे देखता है पीछे देखता है।
चारों दिशाओं में देखता है ना, और ऊपर नहीं देखता, सबसे वो सब देखता है। तो ये चीज है। और ये मेरी ऐसे नहीं हम आपके साथ आपके चैनल में कहने की बात कर रहे हैं, ये मेरे जीवन में है। मैं अगर दुनिया में किसी से डरता हूं तो ईश्वर से, बनना मैं किसी से नहीं डरता। मतलब ये सारी बातें आप अपने जीवन में उतारे हुए बिल्कुल उतारे हुए हैं। और मेरा अपना, जैसे जो आप कह रहे हैं नर सेवा नारायण सेवा, मेरा बिल्कुल उद्देश्य यही है कि कोई भी कैसा भी दुखी आदमी है तो उसकी मदद करने का काम हम करेंगे। वही नारायण सेवा, वही अपनी नारायण सेवा है। और ईश्वर ने हमें जब तक करते रहेंगे, जब तक हमें ईश्वर देता रहेगा। जो आने वाले चुनाव हैं 2027 में, इस पे आपकी देखिए कि आपको बताएं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप काट के हंडिया कितनी बार दाल पका लोगे तो आप भी जानते हो। एक बहुत छोटा सा आपके उसमें एक वो देते हैं एग्जाम्पल कि 4 लोग थे, एक यादव थे, एक पंडित जी थे, एक ठाकुर साहब थे और एक दलित था। चारों लोग अपने आ रहे थे खेत किनारे किनारे रोड के। तो चारों लोगों ने सोचा कि खेत में गन्ना खड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा चलो एक एक गन्ना ले लेते हैं, सब ले लेते हैं। तो उन्होंने उससे एक एक गन्ना सबने तोड़ लिया। पीछे से एक आ रहा था गुजरात से, जिसका खेत था वो गुजराती था। ठीक। उसने कहा ये सब इकट्ठे खड़े हुए हैं, अगर इनसे कहोगे तो ये सब मारेंगे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेरे चौधरी साहब, अरे ठाकुर साहब और पंडित जी पाए ला गए। और क्यों भाई तुमने गन्ना कैसे तोड़ लिया? जो तो सब मेरे बड़े भाई और जो हमारे सब मान लोग हैं, और तुमने कैसे तोड़ लिया? उसने गन्ना छीना, उनको 2 दिए मिला मिला के, और उन तीनों लोगों ने उसे नहीं बचाया। वो चला गया फड़फड़ाता हुआ बेचारा। फिर बोला कि ये हमारे पंडित जी, ये हमारे ठाकुर साहब, चौधरी साहब आपने तो मेरे संग कुछ अच्छा नहीं करा आज तक, तो तुमने गन्ना काहे तोड़ लिया भाई? ठीक। तो उन्होंने 2 चौधरी साहब के मिला के दिए। ठीक। चौधरी साहब भी फड़ाते हुए चले गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो रहे हमारे पंडित जी, जिनके बिना मेरा कोई काम नहीं होता। ठाकुर साहब तुमने गन्ना काहे तोड़ लिया? तो उन्होंने 2 ठाकुर साहब के भी मिला के दिए। गन्ना छीन लिया, ठाकुर साहब वो भी चले गए। लास्ट में बड़े पंडित जी बोले जी बताओ क्या पिताजी लगाई गए थे क्या? तो 2 मिला के उनके भी दिए। तो उस आदमी ने चारों गन्ना छीन लिए और चारों को ठोक भी लिया। भाई हमारे यहाँ आज चल रहा है, कहता कोई किसी नहीं डर रहा है। आपके इस समाजवादी पार्टी में क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए अभी तो मेरा अपना मेन मकसद ये है कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जो मेरा पहला और जो पूरा तन मन धन से मैं उनके साथ लगा हूं, तो यही है कि जितनी भी सेवा भाव सारे अपनी जो मेरी 4 विधानसभाओं हैं, चारों विधानसभाओं में मैं हर इस तरीके से लगकर जनता के बीच जाकर जो गरीब होंगे, जिनकी मदद करने का होगा, उनकी मदद करके और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक। और मैं चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी प्रकार से कोई चुनाव लड़ने का वो हूँ। मतलब किसी पद का कोई लालच नहीं है? पद का मतलब राजनीतिक पद का कोई लालच नहीं है कि हम राजनीति करें या चुनाव लड़ें। हाँ, अगर संगठन जो जिम्मेदारी देगा तो उसको कभी हम मना भी नहीं करेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने एक बात की थी, जो आपने घर बनवाया था, अगर इसी प्रकार से जो और भी कोई व्यक्ति होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो उनके लिए क्या रहेगा? ये हमने बताया नहीं, मेरा कंटिन्यू रहेगा। अभी तक हमने 3 मकान बनवाए हैं। ठीक। तीनों मकान कंप्लीट है। अगर इस हिसाब से कोई इनकी जैसा गरीब, जिसका कोई मतलब कोई कमाने वाला नहीं और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं, और जो बेचारे टाट फट्टा तान के रह रहे हैं, तो उनकी ये मदद करने का काम, उनके मकान बनवाने का मेरा काम ये ताजीवन रहेगा। और प्रयास तो यही करेंगे। और ये माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस चीज़ का हमें आश्वासन दिया है कि 27 तो अगर मुख्यमंत्री बने तो 27 के बाद हम अपना ये सारा बोझ उनके कंधों पर डाल के दे देंगे। कहना अभी तक हमने किया, आगे आप करें। ये बात मैंने मानी से बोली भी। अच्छा, अभी जब आप मिलके हाँ, हमने उनको बोला भी, तो बोले ये कब तक रहेगा। उन्होंने हमसे खुद पूछा था कितने मकान बन गए, कितने और बने। मैंने कहा भैया जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तब तक ये हम बनवा रहे हैं, उसके बाद आपको बनवाने हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि चिंता ना करो,
मुख्यमंत्री बनने के बाद हमें नहीं लगता है कि कोई बिना मकान का रहेगा। ठीक। और हर गरीब को छत मिलेगी। आपकी भी सेवा आगे और कंटिन्यू? मेरी कंटिन्यू बनी रहेगी। जिस तरह से हम चलते हैं, गरीब को, असहाय को और निर्धनों को कंबल से लेके और अपना वस्त्र और अपना राशन बांटने का, ये मेरा ताजीवन मेरा कंटिन्यू रहेगा। जब तक हमें ईश्वर देता रहेगा तब तक मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।